पेरेंट्स नमस्कार, मैं हूं दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन। वो है बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड जो क्रूज मिसाइल है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप की है, ये पूछ रहा है। तो द ऑप्शंस आर रशिया, चाइना, फ्रांस और यूएसए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? रशिया। तो ये वाली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल डेवलप की है रशिया ने। तो रशिया डेवलप्ड द 9M730 अ न्यूक्लियर पावर्ड ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। कहाँ से लॉन्च होती? ग्राउंड से, ठीक है। और नाटो ने इसका नाम बोला है SSC-X9 स्काईफॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पालामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पालामू टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, झारखंड, महाराष्ट्र। तो पालामू तो आप सभी को पता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क कर दिया मैंने। पालामू झारखंड में लोकेटेड है। द पालामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड इज अ पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क। कहाँ का? ये बेतला नेशनल पार्क का पार्ट है। और इट इज़ द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इंडियन बाइसन इन द स्टेट बट द स्पीसीज इज फेसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। लेकिन स्पीसीज का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, ठीक है। The next question is what is the name of AI powered tool launched to generate minutes of ग्राम सभा मीटिंग। तो क्या होता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग जनरेट करना पड़ता है ना, तो भी हमने AI पावर्ड टूल निकाला है ग्राम सभा के मिनट्स ऑफ द मीटिंग जनरेट करने के लिए। तो ऑप्शंस क्या क्या है? सभासार, सरपंच संवाद, ई ग्राम मिशन और विकसित पंचायत। तो सभासार, देखो इससे ना नाम से भी समझ सकते हो कि ग्राम सभा की मीटिंग के बारे में ना, तो सभा का सार क्या है, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग सभासार। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है सभासार ऑन 14 अगस्त 2025। और इसमें क्या होगा? AI यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा फ्रॉम ऑडियो वीडियो और इंश्योर कर रहे यूनिफॉर्मिटी नेशन वाइड, ठीक है। और ये अभी इनिशियली इंप्लीमेंट हुआ है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JP सेनानी पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो JP सेनानी पेंशन स्कीम कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो ये अपन को देखना है, स्टेट अलग अलग स्टेट है, तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो करेक्ट आंसर इज बिहार। तो JP सेनानी सम्मान पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया बिहार गवर्नमेंट ने 2009 में। जो एक्टिविस्ट जेल हुए थे इमरजेंसी के टाइम, जयप्रकाश नारायण के नाम पे है। JP इज जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर प्रीलिम्स। व्हाट इज इडियोनेला स्काइनेसिस दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो इडियोनेला स्काइनेसिस क्या है? तो ये ऑप्शन क्या है? बैक्टीरियम है, इन्वेजिव वीड है, फिश है और ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो करेक्ट आंसर इस कि ये बैक्टीरियम है। बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखो कि ये बैक्टीरियम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला पार्ट सही है, कंप्लीट है आप सभी के लिए। अब अपन आते हैं मेंस के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट इज हाउ कैन माइक्रो लेवल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन वाइल साइमल्टेनियसली पोजिंग रिस्क्स ऑफ गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन एग्जामिन। तो बोल रहे हैं कि जो माइक्रो लेवल रीस्ट्रक्चरिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कैसे स्ट्रेंथन कर सकती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को और साइमल्टेनियसली पोजिंग रिस्क्स ऑफ गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन। तो गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन के भी रिस्क क्रिएट करेगी, ये हमको एग्जामिन करना है। ये सेम क्वेश्चन हमने 3 दिन पहले किया था जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था, वही सेम क्वेश्चन है, इसलिए आज हम इसको फटाफट देखेंगे कि क्या इसका क्रक्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो लेवल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। तो माइक्रो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है ना, उसका मतलब होता है कि मान लो छोटे छोटे गवर्नेंस यूनिट्स क्रिएट करना, तो चाहे वो स्मॉलर स्टेट्स हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो, पंचायत्स हो, अर्बन वार्ड्स हो, जिसका एम होगा गवर्नेंस क्लोजर लाना, लोगों के क्लोजर, ठीक है। ये डिपेंड करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बाय एनहांसिंग पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के रिस्क भी क्रिएट करता है ऑफ अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है कि कैसे स्ट्रेंथन करेगा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को। तो फर्स्ट प्रॉक्सिमिटी टू सिटीजन्स लाएगा, जिसमें स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो एनेबल करेंगे क्विकर ग्रीवेंस रिड्रेसल, जल्दी से ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा और स्ट्रॉन्गर लोकल अकाउंटेबिलिटी आएगी। सेकेंड है इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो ये एनहांस करेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू पंचायती राज, वार्ड कम्युनिटी और लोकल काउंसिल्स। तो इन सब के थ्रू ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएगा। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात की जाए तो टेलर्ड सॉल्यूशन मिल पाएगा लोकल नीड्स को देखते हुए, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ स्कीम्स। जैसे कैसी कैसी स्कीम्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाएगी? मनरेगा की, PDS की, हेल्थ आउटरीच की। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी डेमोक्रेसी की, जिसमें प्रमोट किया जाएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एट ग्रास रूट, नर्चरिंग अ डेमोक्रेटिक कल्चर, ठीक है। फिर आते हैं हम रिस्क्स ऑफ गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन। तो रिस्क क्या है गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन के? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप होगा, जिसमें प्रोलिफरेशन ऑफ लोकल, जैसे क्या होता है कि सेम यूनिट सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती है,
तो proliferation of local units can blur jurisdictional lines and create inter-agency conflicts. Inter-agency conflicts create हो सकते हैं. फिर रिसोर्स डाइल्यूशन की बात होगी तो स्मॉलर यूनिट्स में लैक एडिक्वेट फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज. तो स्मॉलर यूनिट्स है ना, वहाँ पे कमी हो सकती है फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की, जिससे डिलीवरी कैपेसिटी वीक हो जाएगी गवर्नमेंट की. पॉपुलिस्ट प्रेशर के कारण बहुत बार स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं. तो एक्सेसिव लोकलिज्म में प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म डिमांड्स ओवर लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स. कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस हो जाएंगे, जैसे फ्रेगमेंटेशन हैम्पर करेगा यूनिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को, स्पेशली इन केस ऑफ जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स ले लो. ठीक है. और लास्ट इशू जो है पॉइंट है कि रिस्क ऑफ पैरोकियलिज्म. तो इसमें क्या होता है, यदि ओवर एम्फेसिस होता है माइक्रो लेवल आइडेंटिटी पे, तो उससे कास्ट इशूज़, एथनिक इशूज़ और रीजनल पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो वो हमारे लिए दिक्कत होती है. अब हम इसके लिए बैलेंस सॉल्यूशन क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि हम बैलेंस्ड डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे. मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेंगे कितना लोवेस्ट विजिबल लेवल होना चाहिए. कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, जिसमें हम फाइनेंशियल डिवोल्यूशन एनहांस करेंगे, ट्रेनिंग, डिजिटल टूल एनहांस करेंगे लोकल बॉडीज़ के लिए. इंटीग्रेटेड गवर्नेंस मैकेनिज्म्स लाएंगे, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी को अक्रॉस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स लाएंगे, जिसमें फिस्कल ट्रांसफर्स, अकाउंटेबिलिटी और आउटकम पे बेस्ड होगा. लीगल क्लैरिटी लाएंगे, जिसमें हम क्लियर डिमार्केशन कर पाएंगे फंक्शंस का बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ टू अवॉइड डुप्लीकेशन. ठीक है. तो आई होप ये बॉडी वाला पार्ट क्लियर है. अब हम आते हैं कंक्लूजन में. तो माइक्रो लेवल रीस्ट्रक्चरिंग है वो सर्व कर सकती है डेमोक्रेटिक डीपनिंग टूल की तरह, जब वो एम्पावर करे सिटीजन्स को और गवर्नेंस रिस्पॉन्सिव बनाए. हाउएवर, विदाउट एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड रिसोर्स सपोर्ट, इट रिस्क्स क्रिएटिंग फ्रेगमेंटेड एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इससे क्या होगा, फ्रेगमेंटेड और वीक एडमिनिस्ट्रेशन होगा. इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस लाए लोकल एम्पावरमेंट और सिस्टमैटिक कोहेजन के बीच में, जो एसेंशियल है स्ट्रेंथन करने के लिए डेमोक्रेसी को विदाउट अंडरमाइनिंग गवर्नेंस. ठीक है. आई होप ये क्लियर है. अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में. व्हाट ड्राइव्स इंडियाज एक्सेलरेटेड मूव टुवर्ड्स E20 फ्यूल मैंडेट. तो E20 फ्यूल मैंडेट के लिए क्या ड्राइव करता है, हमारा क्या गोल है, इसको एनालाइज करना है. एनालाइज द प्रोजेक्टेड बेनिफिट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांजिशन. तो 3 पार्ट है ये, फर्स्ट, फिर हर्डल्स सेकेंड और सजेशंस 3. ठीक है. तो हम आते हैं E20. तो E20 से शुरू करेंगे कि E20 है क्या. तो इंडिया हैज़ एडवांस्ड इट्स टारगेट ऑफ रोलिंग आउट E20 फ्यूल. तो E20 फ्यूल जो हमको रोल आउट करना था 20% एथेनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल, वो हमने एडवांस कर लिया है. तो 2030 से 2025, मतलब हम पहले 2030 तक करने वाले थे, अब 2025 तक ख़त्म करेंगे. इन लाइन विद इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, रूरल इकोनॉमी और क्लाइमेट कमिटमेंट्स. तो ड्राइवर्स क्या है E20 मैंडेट के. तो सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी. तो ये रिड्यूस करेगा हैवी रिलायंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स. है जैसे अभी हम 85% जो है क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करते हैं. तो जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो उससे हमारा इंपोर्ट डिमांड कम हो जाएगी. रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन इंश्योर करता है स्टेडी इनकम फॉर शुगर केन फार्मर्स और डाइवर्सिफिकेशन फॉर ग्रीन फार्मर्स. एनवायरमेंटल इंपेरेटिव. तो क्या होता है, जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ करते हैं तो लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है. तो ये हमको पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा. वेस्ट टू एनर्जी. तो जब हम सरप्लस ग्रेन्स का यूज़ कर लेंगे, डैमेज्ड फूड स्टॉक्स को और एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ को, तो ये प्रोवाइड करेगा एडिशनल इथेनॉल सोर्स. पॉलिसी पुश, जैसे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 की, PM जीवन योजना है, OMC प्रोक्योरमेंट है, वो गारंटी करेगा सही एडॉप्शन. अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि इंपोर्ट बिल की सेविंग होगी, फिस्कल सेविंग्स होगी. तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ रुपीज़ की सेविंग होगी एनुअली. एमिशन रिडक्शन होगा 3 to 4 मिलियन टन्स पर ईयर. फार्मर वेलफेयर होगा. इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, क्योंकि स्टिमुलस मिलेगा इथेनॉल प्लांट्स को, डिस्टिलरीज़ को, बायो रिफाइनरीज़ को, और इससे जॉब्स क्रिएट होंगी. फिर इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स की बात की जाए तो फीड स्टॉक के कंस्ट्रेंट्स अभी हमारे, जैसे अपना ओवर डिपेंडेंस है शुगर केन पे, तो वो रेस करता है वाटर स्ट्रेस, लिमिटेड मेज राइज इथेनॉल कैपेसिटी. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ब्लेंडिंग डिपोज है, स्टोरेज का इशू है, फ्लेक्स फ्यूल डिस्पेंसिंग पम्प्स का दिक्कत है. फिर टेक्नोलॉजी रेडीनेस की बात की जाए तो जो बहुत सारे व्हीकल्स है वो डिज़ाइंड है E10 के लिए, और जब हम E20 में शिफ्ट होंगे तो बहुत इशू आएगा. प्राइस और फिस्कल कंसर्न्स है. जब इथेनॉल प्राइसिंग होती है तो इथेनॉल प्राइसिंग मस्ट बैलेंस फार्मर इंटरेस्ट. तो फार्मर के इंटरेस्ट को बेनिफिट करना चाहिए और कंज्यूमर की भी अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए. प्लस सस्टेनेबिलिटी कंसर्न कि यदि लार्ज स्केल डाइवर्जन होगा फूड ग्रेन्स का इथेनॉल के लिए तो वो फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है. तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं कि हमको डाइवर्सिफाई करना है फीड स्टॉक को सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल के साथ, स्केल अप करना है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल टेक्नोलॉजी को विथ इंसेंटिव्स फ्रॉम ऑटोमेकर्स, एक्सपैंड करना है ब्लेंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली डेफिसिट स्टेट्स में, एंश्योर करना है बैलेंस्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जिससे हम अवॉइड कर सके फूड फ्यूल ट्रेड ऑफ्स को,
इंटीग्रेट करना है इथेनॉल पुश को विथ वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स। कैसे करेंगे? वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स के साथ। तो आई होप ये बॉडी वाला पार्ट क्लियर है। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो जो इंडिया का शिफ्ट है E20 की तरफ, वो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रैटेजिक ब्लेंड ऑफ एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, फार्मर सपोर्ट और क्लाइमेट गोल। लेकिन विदाउट एड्रेसिंग फीड स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, ये पॉलिसी खराब हो जाएगी, मतलब सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमको एक बैलेंस्ड, मल्टी स्टॉक और सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, जो क्रूशियल रहेगा रियलाइज करने में प्रॉमिस ऑफ E20 इन इंडियाज़ क्लीन एनर्जी रोड मैप। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। थैंक यू।